नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 25 अप्रैल 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों की उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा टारगेट प्रीलिम्स 2022 का आयोजन 27 अप्रैल 2022 से किया जा रहा है। इसका आयोजन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से पिछले एक वर्ष में जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, उनके आधार पर अलग अलग प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला है वह संबंधित विषयों के आधार पर हम संचालित करेंगे। इसमें आप भाग लें और आगामी प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आप ध्यान रखें, यह हमारा टारगेट प्रीलिम्स 2022 का कोर्स निःशुल्क रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें। इसके लिए केवल आपको एक ही कार्य करना है, हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे इस टारगेट प्रीलिम्स 2022 के संबंध में जो भी नोटिफिकेशन या विभिन्न सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आज के समाचार विश्लेषण में सत्र के प्रमुख विषयों को हम देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है ओल्गा टेलिस निर्णय, और यह प्रमुख रूप से अतिक्रमण को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो मुहिम चल रही है भारत के विभिन्न राज्यों में, उसके संबंध में है। दूसरा, अरुणाचल असम सीमा विवाद। यहाँ पर असम और मेघालय के सीमा विवाद को हल करने के लिए जिस तरह से दोनों राज्यों ने समझौता किया है, उसी तरह की प्रक्रिया अरुणाचल और असम के बीच में भी आगे बढ़ाई जा रही है। तीसरा, असफल पोलियो उन्मूलन। यहाँ पर पोलियो के उन्मूलन के संबंध में जो स्थितियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है, और कुछ देशों में पोलियो के जो मामले सामने आए हैं उस आधार पर पोलियो के उन्मूलन की जो वैश्विक पहल है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। चौथा, कानून के शासन को ध्वस्त करना। भारत के अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको कानूनी दायरे में रखना, और उसमें किसी एक पक्ष को ज़्यादा लक्षित करने की जो स्थितियां दिख रही हैं वह न हो पाए, यह प्रमुख रूप से इस आलेख में चर्चा किया गया है। आज का हमारा अंतिम आलेख होगा असंतोष को संबोधित करना। प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं उनको और ज़्यादा नियंत्रण में लाने के लिए किस रूप में प्रयास होने चाहिए वह यहाँ पर प्रमुख रूप से चर्चा किया गया है। अंत में हमारी अलग अलग विषयों की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले आलेख को हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ओल्गा टेलिस जजमेंट। ओल्गा टेलिस का जो निर्णय 1985 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, इस निर्णय के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जो भी अवैध अतिक्रमण होता है उसको किस रूप में हटाना है, इसके संबंध में काफ़ी अलग अलग पक्ष बताए गए। इसी संबंध में हम प्रमुख रूप से इस आलेख में चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में चर्चा का आधार प्रमुख रूप से यह है कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण को हटाने के प्रयास किए गए, उसकी यहाँ पर एक तरह से समीक्षा की जा रही है। यह आलेख प्रश्न संख्या 8 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में राज्य व्यवस्था के साथ संबंधित है। भारत के किसी भी भाग में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जब भी कार्रवाई की जाती है वहां पर हमेशा ओल्गा टेलिस का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके बारे में बात होती है। यह निर्णय 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम का है, जहां पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की जो संवैधानिक बेंच है उसके द्वारा प्रमुख रूप से निर्णय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा यह जो निर्णय दिया गया उसमें स्पष्ट रूप में इस पर सहमति थी कि फुटपाथ पर जो भी लोग रहते हैं वह सार्वजनिक स्थानों का एक गलत तरीके से कब्जा करके उपयोग करते हैं। इसमें किसी भी तरह की विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान से आप निष्कासित करते हैं, हटाते हैं, तो बल का जो प्रयोग किया जाना है उसके पहले उस व्यक्ति को उचित अवसर दिया जाना चाहिए, वह अपने तथ्य या अपने संबंध में जो भी एक तरह से दस्तावेज है वो प्रस्तुत कर सके। बिना किसी व्यक्ति को अवसर दिए सीधे कानूनी कार्रवाई करना यह तर्कसंगत नहीं है। 1985 के ओल्गा टेलिस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अनुचित बल का प्रयोग करना और लोगों को समझाने का मौका न देना ये असंवैधानिक स्थिति है। और जहांगीरपुरी में अगर हम देखें, दिल्ली में जो घटना हुई है वहां पर भी यही स्थिति लगभग बनती है। इसी आधार पर इसको असंवैधानिक स्थिति माना जा रहा है। न्यायालय का मानना है कि फुटपाथ पर अगर कोई व्यक्ति रहता है उसके बाद भी उसको जीवन और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का जो अधिकार है जो संविधान में दिया गया है वो उसको भी मिलता है।
और जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें आजीविका का अधिकार अपने आप शामिल हो जाता है। और अगर आप किसी व्यक्ति को आजीविका से अलग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फुटपाथ पर किसी तरह का ठेला लगाता है, रेहड़ी लगाता है, अगर अतिक्रमण हटाकर आप किसी की आजीविका को समाप्त करते हैं तो आप उसके जीवन के अधिकार को ही एक तरह से समाप्त कर रहे हैं, और यह संवैधानिक रूप में सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो उसके अधिकारी को अपनी शक्तियों का उपयोग करके फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को अगर वो बेदखल करते हैं तो यह गलत है, क्योंकि आप उनको आजीविका से वंचित कर रहे हैं और यह कल्याणकारी राज्य की एक तरह से स्थिति नहीं हो सकती है। इस रूप में इस तरह की जो कार्यवाही है उसको संवैधानिक रूप में सही नहीं माना जा सकता है। 1985 का ओल्गा टेलिस का यह जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इसका आधार 1981 में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर निगम का एक फैसला है, जिसमें बॉम्बे शहर में फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बेदखल करने की बात कही गई। और प्रमुख रूप से आधार यह था कि इन व्यक्तियों को उनके मूल स्थान या बॉम्बे शहर के बाहर के स्थानों पर निर्वासित किया जाना चाहिए। जब यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो उनके द्वारा यह निर्णय दिया गया कि फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर अगर आप किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा व्यापार करने के लिए कोई रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं या अपनी झोपड़ियां बना लेते हैं तो इस तरह का जो मौलिक अधिकार है वो आपको नहीं मिलता है। इसी आधार पर आगे चलकर इस मामले में क्या अन्य प्रकार के तथ्य हो सकते हैं उन पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया। तब 1985 में ओल्गा टेलिस के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने किन सवालों पर चर्चा करी प्रमुख रूप से, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इन्हीं प्रश्नों की चर्चा दोबारा की जा रही है। मुख्य रूप से प्रश्न यह था कि क्या फुटपाथ पर रहने वालों को बेदखल करना उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी शुदा आजीविका से वंचित करना होगा। अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर हम बॉम्बे नगर निगम अधिनियम 1888 के प्रावधान की भी बात करें तो बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति नहीं हो सकती है और इसे मनमाना और अनुचित माना जाएगा। तो इस प्रावधान के अनुसार भी जो भी एक तरह से कार्यवाही है वो एक तरह से गलत मानी जाएगी। इसी आधार को अगर हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में लगाएं तो वहां पर भी जिनको अतिक्रमण में हटाया गया उनको किसी भी तरह से पूर्व सूचना नहीं दी गई। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो 1985 का निर्णय है उसके विरुद्ध जाकर यह कार्रवाई दिल्ली में की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने तीसरा सवाल यह था कि अगर मान लीजिए कोई एक निजी संपत्ति है, इसमें अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है उस व्यक्ति की अनुमति के बिना तो उसके ऊपर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसको हम ट्रेसपासिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसकी भी जांच कर रहा था कि अगर फुटपाथ पर कोई व्यक्ति रहता है तो क्या इस जगह पर रहने के लिए जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को एक तरह से तोड़कर वह व्यक्ति वहां पर अगर रह रहा है तो उसने संवैधानिक रूप से अनुचित काम किया है, ऐसा एक तरह से है या नहीं है। इस बात को भी अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख रूप से बताया। इस निर्णय में राज्य सरकार और बॉम्बे नगर निगम के द्वारा प्रमुख रूप से यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्ट्रोपल का एक तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। जब हम एस्ट्रोपल की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि न्यायिक प्रक्रियाओं में यह एक तरह का न्यायिक उपकरण है जिसके द्वारा एक अदालत किसी व्यक्ति को दावा करने से रोक सकती है या किसी विशेष दावे को लाने से रोकने की स्थिति होती है। यानी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह चाहती थी कि फुटपाथ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एस्ट्रोपल का एक तरह से प्रस्ताव मंजूर किया जाए, जिससे उनको रोका जाए यह तर्क देने से कि झोपड़ियों का निर्माण उन्होंने अगर किया था तो वह उनके आजीविका के अधिकार के साथ जुड़ा है, इसीलिए फुटपाथ पर जो भी उनकी झोपड़ियों की स्थितियां हैं उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो यह जो उनका दावा है फुटपाथ पर झोपड़ियां बनाने के लिए, इस दावे को ही सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार कर दे एस्ट्रोपल के प्रयोग के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसमें एस्ट्रोपल का जो प्रस्ताव है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि संविधान के खिलाफ कोई भी रोक एक तरह से नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हम जीवन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आजीविका का अधिकार जुड़ा हुआ है। अगर हम आजीविका के अधिकार को नकारते हैं तो हम जीवन के अधिकार को ही नकारते हैं और यह सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का एक तरह से उल्लंघन है जो गैर संवैधानिक स्थिति है। इसीलिए संविधान की खंडपीठ ने 1985 के निर्णय में जो भी फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ अतिक्रमण किया जा रहा था उनके लिए एस्ट्रोपल का उपयोग करने से मना कर दिया, यानी वह उस जगह के लिए दावा कर सकते हैं क्योंकि वह उनकी आजीविका और जीवन जीने के अधिकार के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरे अगर हम सवाल की बात करें
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन वैधानिक अधिकारियों के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया है वह एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की जो शक्ति है वो अपवाद के रूप में दी गई है, यह सामान्य नियम के रूप में नहीं है। इसीलिए जब भी हम किसी व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार देते हैं तो यह उसको गरिमा के साथ अपने जीवन को एक तरह से जीने की स्थितियां बनाता है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही है उसकी मंजूरी नहीं दी। अंत में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तीसरा सवाल था, जहां पर फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों को अतिचारी या एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से रहने वाला कहा गया, जिसको हम ट्रेस पाजर भी कहते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से एक तरह से मना कर दिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति भी जताई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर रहता है और वहां से अपनी आजीविका चला रहा है तो वह लाचारी के कारण करता है और ऐसी स्थिति में जहां पर वो रह रहा है वहां पर रहने की स्थितियां नहीं है, लेकिन अन्य जगह पर उसके लिए सुविधाएं नहीं है, इसीलिए ऐसे स्थान पर रहने के लिए वह मजबूर है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष को भी मानने से मना कर दिया कि फुटपाथ पर जो लोग रह रहे हैं वह प्रतिबंधित क्षेत्र में न रहने का जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। इसको एक तरह से रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है फुटपाथ पर, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर विकल्प होता तो शायद वो अतिक्रमण न करते। तो उन्होंने बिना विकल्प के, यानी उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि कहीं और जाकर वो रोजगार करके अपनी आजीविका और जीवन का संचालन कर सकें, इस आधार पर उन्होंने फुटपाथ पर अतिक्रमण करके कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मानना था कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया यह अनैच्छिक कार्य है और उनके पास किसी भी तरह का विकल्प नहीं था या परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्होंने यह कार्य किया। एक तरह से यह उनकी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास विकल्प होता तो शायद वो फुटपाथ का प्रयोग नहीं करते। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को आप अतिचारी मानते भी हैं, यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने प्रवेश करके वहां पर किसी तरह का निर्माण किया भी है और आप उसको हटाना चाहते हैं, तो ऐसे अतिक्रमण को हटाने में भी जो बेदखली आप करेंगे वहां पर आपको उचित बल का एक तरह से प्रयोग करना है, उससे अधिक का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा अतिक्रमण किया गया है उसको निष्कासित करने से पहले एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए कि वह इसके खिलाफ जो भी तथ्य है या अपना जो पक्ष है वो रख सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं या बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जाता है, उसमें जिन व्यक्तियों को इससे हानि हो रही है उनको अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो यह 1985 में ओल्गा टर्लिस का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका स्पष्ट विरोध होगा। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, टुवर्ड्स द रिजोल्यूशन ऑफ द अरुणाचल असम बॉर्डर डिस्प्यूट। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो सीमा विवाद है उसको हल करने की स्थितियां आशाजनक रूप में बन रही हैं। इसी संदर्भ में प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है प्रश्न संख्या 8 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में राज्य व्यवस्था के साथ में यह संबंधित है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा विवाद की बात करें तो इस तरह का सीमा विवाद प्रमुख रूप से आता क्यों है? इस तरह के सीमा विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम उत्तर पूर्वी राज्यों के गठन की बात करते हैं तो अधिकांश राज्यों का जो गठन है वो असम से एक तरह से अलग करके हुआ है और इस कारण से असम के साथ में उत्तर पूर्व के जो अन्य राज्य हैं उनमें सामान्यतः सीमा विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। उत्तर पूर्व में अलग अलग राज्यों की गठन की स्थितियों को अगर हम देखें तो नागालैंड 1963 में, मेघालय 1970 में एक स्वायत्त राज्य बना और 1972 में एक पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिल गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1972 में असम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया और 1987 में दोनों को राज्य के रूप में एक अलग दर्जा दे दिया गया। यहाँ पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थिति भी असम से अलग करके एक तरह से अस्तित्व में आई है। असम से अलग करके जैसे जैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ है उन्होंने संवैधानिक सीमा को एक तरह से स्वीकार नहीं किया और जैसा एक तरह से उनके द्वारा तर्क दिया गया कि जो भी संवैधानिक सीमा है उसमें आदिवासी जो हितधारक है उनसे बिना परामर्श किए हुए सीमा का निर्माण किया गया है और अविभाजित जो असम है वहां पर पक्षतापूर्ण प्रशासन के द्वारा काम किया गया है, जिससे जो नए राज्य बने हुए हैं उनको एक तरह से नुकसान की स्थिति बनती है। अलग अलग राज्यों का यह भी दावा है कि जब हम विवादित क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो आदिवासी सरदार थे उनका एक तरह से नियंत्रण था और ब्रिटिश समय में जो भी काल्पनिक सीमाएं खींची गई थी
उस आधार पर ये क्षेत्र असम के राज्य में पहुंचे और आजादी के बाद अगर हम देखें तो यह क्षेत्र उसी रूप में असम के पास बने हुए थे। ब्रिटिश समय में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गईं वह प्रमुख रूप से वर्तमान में एक तरह से विवाद का प्रमुख कारण है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा विवाद है उसका प्रमुख कारण 1991 की गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। आप ध्यान रखें, गोपीनाथ बारदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इस उप समिति की जो रिपोर्ट थी वह प्रमुख रूप से एक तरह से वर्तमान विवाद का एक आधार बनती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा विवाद की उत्पत्ति के प्रमुख रूप से कारण क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश और असम 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर लगभग 1200 बिंदु हैं जहाँ पर दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। विवाद 1970 के दशक में सामने आए और 1990 के दशक के बाद इसमें एक तरह से तेजी आ गई। असम अरुणाचल प्रदेश के अगर हम विवाद की बात करें तो 1873 में प्रमुख रूप से इसकी शुरुआत होती है, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए इनर लाइन रेगुलेशन प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से मैदानी क्षेत्र और जो सीमांत पहाड़ी के क्षेत्र हैं उनको अलग किया गया, यानी जो एक तरह से जनजातीय क्षेत्र थे पहाड़ी भागों में, वहां पर किसी भी तरह से बाहरी लोगों के प्रवेश को एक तरह से रोका गया। आगे चलकर 1915 में यह जो क्षेत्र है पहाड़ी का भाग, इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स के नाम से जाना गया। इसी भाग को आगे चलकर 1954 में नेफा का दर्जा दे दिया गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो प्रमुख रूप से आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में एक तरह से अस्तित्व में आता है। 1951 में एक अधिसूचना के माध्यम से बालीपारा और सादिया तलहटी के लगभग 3648 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो असम के दरांग और लखीमपुर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रमुख रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश के भाग में बनने वाला था, नेफा का भाग था, लेकिन इसको असम में दे दिया गया। तो यह एक तरह से विवाद की जड़ माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नेताओं का दावा है कि इन जमीनों पर प्रथागत अधिकार जनजातियों के हैं और बिना उनसे परामर्श किए मनमाने ढंग से बालीपारा और सादिया तलहटी का जो क्षेत्र है वह आसाम को दे दिया गया। इसके विपरीत असम में एक तरह से लोगों का दावा है कि 1951 का यह जो सीमांकन है यह संवैधानिक है और कानूनी रूप में लागू है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1971 और 1974 के बीच में प्रमुख रूप से प्रयास किए गए और सीमांकन करने के कई प्रयास किए भी गए, लेकिन यह बहुत अधिक सफल नहीं हुए। आगे चलकर गतिरोध को समाप्त करने के लिए 1979 में केंद्र सरकार और दोनों राज्यों को शामिल करते हुए एक उच्च अधिकार त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया, जिसने भारत के नक्शे के सर्वेक्षण के आधार पर सीमा को चित्रित करने के लिए कार्य प्रारंभ किया। इस त्रिपक्षीय समिति के आधार पर अगर हम देखें तो 1984 तक ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में लगभग 489 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा का सीमांकन पूरा हो गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने इसको स्वीकार नहीं किया और 1951 में असम को जो भी अरुणाचल प्रदेश से क्षेत्र स्थानांतरित करके दिए गए थे उन पूरे क्षेत्रों पर उसके द्वारा दावा किया गया। इसीलिए जो सीमा विवाद है उसके हल करने की स्थितियां नहीं बनी। अरुणाचल प्रदेश के इस पक्ष पर असम के द्वारा आपत्ति जताई गई और उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थानीय सीमा आयोग को नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्थानीय सीमा आयोग ने सितंबर 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने सिफारिश की कि अरुणाचल प्रदेश को 1951 में स्थानांतरित किए गए कुछ क्षेत्रों को वापस मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ दोनों राज्यों को चर्चा के माध्यम से बीच का रास्ता खोजने की सलाह दी गई। वर्तमान स्थितियों में यह माना जा रहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश अपने सीमा विवाद को हल कर सकते हैं। इसका प्रमुख रूप से कारण यह है कि असम और मेघालय ने अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उसी तरह की प्रक्रिया में असम और अरुणाचल प्रदेश भी जा सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में जो भी क्षेत्रीय विवाद हैं उनको हल करने का प्रयास किया जा रहा है 15 अगस्त 2022 तक, क्योंकि हम वर्तमान में देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में एक तरह से प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के विवाद हल होते हैं तो यह देश की स्थिति को मजबूती से आगे बढ़ाने की एक स्थिति को दर्शाएगा। इस रूप में भी केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो बढ़ाए गए हैं। वर्तमान में अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो बीजेपी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में सत्ता में है।
इसी के साथ साथ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में वह एक तरह से साझेदारों के साथ में सत्ता में है। वर्तमान में यह स्थिति बनती है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसका प्रभाव उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उत्तर पूर्व के अलग अलग जो राज्य हैं वह सिस्टर स्टेट या बहन राज्य के रूप में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर रहे हैं, और इसके लिए वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है जो केंद्र सरकार में भी सत्ता में है उसके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र की पहल के आधार पर प्रयास किए जाएं तो संभावना है कि यहां पर इस विवाद को हल किया जा सकता है। मेघालय विवाद के हल करने की जो स्थिति है उसको एक मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है, और इसी आधार पर असम और अरुणाचल प्रदेश ने जिला स्तरीय समितियां बनाने पर सहमति जताई है, जिन्हें विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा, जिससे लंबे समय से जो भी मुद्दे ऐतिहासिक रूप में, जातीय रूप में, निकटता के रूप में, लोगों की इच्छा और दोनों राज्यों में जो प्रशासनिक सुविधा है उसके आधार पर कैसे हल किए जाए इसका एक प्रयास किया जाए। इस रूप में असम और मेघालय का जो मॉडल है वो यहाँ पर अगर अपनाया जाए तो वर्तमान जो सीमा विवाद है असम और अरुणाचल का उसको हल करने की स्थितियां बनती हैं। दोनों राज्यों के द्वारा सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उनको शामिल करते हुए ऐसी 12 समितियां बनाई हैं। हम ध्यान रखें, असम के 8 जिले अरुणाचल प्रदेश को छूते हैं और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिले हैं जिनकी सीमा एक तरह से असम से बनती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के ये 12 जिले हैं जिनकी सीमा वर्तमान में असम राज्य से बनती है। इसी तरीके से अगर हम असम की बात करें तो असम के वर्तमान में 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से बनती है। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, फ्लाउंडरिंग पोलियो एरेडिकेशन। वैश्विक स्तर पर पोलियो को समाप्त करने के लिए जो प्रयास थे वो काफी सफल माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ देशों में इस तरह के मामले आए हैं जहां पर पोलियो के नए केस देखे गए हैं। तो इस आधार पर पोलियो के उन्मूलन की जो स्थिति है विश्व में उसको संकट की स्थिति में माना जा रहा है। इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। वर्तमान में मामला यह है कि पाकिस्तान से आए हुए एक वायरस के माध्यम से जंगली पोलियो वायरस टाइप 1, जिसको हम WPV1 कहते हैं, WPV1 यानी वाइल्ड पोलियो वायरस 1, और इजराइल में सर्कुलेटिंग वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस टाइप 3 यानी सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस 3, इसके एक तरह से जो मामले हैं वो प्रमुख रूप से देखे गए हैं। अगर इस प्रकार के मामले इजराइल और पाकिस्तान में मिले हैं तो यह विश्व से पोलियो उन्मूलन की जो स्थितियां हैं उसके लिए सही संकेत नहीं है। जब हम पोलियो के इलाज की बात करते हैं तो उसके लिए 2 तरह की वैक्सीन प्रमुख रूप से दी जाती है। पहली वैक्सीन IPV कहलाती है, जिसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन कहा जाता है, और यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जो पोलियो का वायरस है वह एक तरह से निष्क्रिय रूप में इस वैक्सीन में रहता है। दूसरी अगर हम प्रक्रिया देखें तो OPV कहलाती है, जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से पोलियो का जो वायरस है वह कमजोर रूप में एक तरह से रहता है। इस वैक्सीन की खुराक किसी भी बच्चे को सीधे मुख के माध्यम से दी जाती है। अगर हम ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें OPV, तो यहाँ पर वायरस को उत्परिवर्तन के माध्यम से एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसको छीण या कमजोर कर दिया जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि अगर किसी बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई है तो उसमें एक संचरण की क्षमता आ सकती है, यानी अन्य लोगों को पोलियो का वायरस वो फैला सकता है। साथ साथ इस प्रकार का जो वायरस है वह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके आधार पर जो नए तरह का एक तरह से प्रभाव दिखाई पड़ता है पोलियो का, उसको CVD-PV3 कहा जाता है, यानी सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3। तो यह स्थिति एक तरह से इजराइल में देखी गई है, यानी अगर आपको यह वैक्सीन दी जा रही है उसके बाद भी एक तरह से पोलियो होने के मामले बनते हैं और यह संक्रमण को फैलाने की स्थितियां बनती हैं, जैसा इजराइल में देखा गया है। वैश्विक स्तर पर पोलियो के उन्मूलन के लिए 1988 में प्रयास शुरू किए गए और सन 2000 तक माना गया कि एक तरह से इसका उन्मूलन किया जाएगा, और माना गया कि 21वीं सदी को 20वीं सदी की तरफ से यह उपहार होगा जब हम पोलियो को पूर्णतः एक तरह से विश्व में समाप्त कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं वह इसकी ओर इशारा नहीं करती हैं। जिस बच्चे को यह वैक्सीन दी गई है उस बच्चे में वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो यानी VAPP यह एक तरह से बीमारी हो सकती है, और जिस बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है और एक ऐसे बच्चे के संपर्क में आता है जिसको इस तरह की वैक्सीन दी गई है, तो संपर्क में आने वाला जो बच्चा है जिसको वैक्सीन नहीं भी दी गई है उसको भी यह बीमारी एक तरह से संपर्क के कारण हो सकती है, यानी VAPP यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। तो यह स्थिति एक तरह से दर्शाती है कि अगर आपने बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन दी है
उसके बाद भी वैक्सीन से जुड़े हुए लकवाग्रस्त जो पोलियो की स्थिति है VAPP, वह एक तरह से बच्चे को हो सकती है। यहाँ पर माना जा रहा है कि बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देने के बाद भी अगर वो पोलियो से ग्रसित हो रहा है, जिसको हमने VAPP कहा है, यानी वैक्सीन से जुड़े लकवाग्रस्त पोलियो अगर हो रहा है, तो कारण यह है कि माना यह जाता है कि जिसको वैक्सीन दिया गया है उसको टाइप 3 एक तरह से पोलियो होता है, और जो संपर्क में आ रहा है यानी जिसको वैक्सीन नहीं दी गई है और वैक्सीन वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसमें टाइप 2 पोलियो होने की संभावना बनती है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की वैक्सीन में ऐसी समस्याएं हैं, यह हमें आज पता चला है, यह 1964 से ही हमको पता था। इसीलिए वैक्सीन से जुड़े हुए जो लकवाग्रस्त पोलियो की बीमारी है VAPP, उससे बचने के लिए अमीर देशों ने निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन अपने बच्चों को टीकाकरण में देने के लिए एक तरह से आगे बढ़ाया, जिससे कि वहां पर बच्चे पोलियो से पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जैसा 2012 में वैश्विक स्तर पर जंगली वायरस टाइप 3 यानी वाइल्ड वायरस टाइप 3 जो पोलियो का एक प्रकार था, उसका उन्मूलन कर दिया गया। इसीलिए जिस वैक्सीन के द्वारा इस वायरस का उन्मूलन किया गया है, उस वैक्सीन से जुड़ा हुआ लकवाग्रस्त पोलियो ना हो पाए, इसके लिए टाइप वायरस 3 की जो वैक्सीन है उसको एक तरह से उपयोग से हटा दिया गया। अलग अलग देशों में ये स्थितियां समान नहीं हैं। जब भी किसी वैक्सीन के उपयोग से किसी भी पोलियो वायरस के टाइप को समाप्त किया जाता है, उसी के साथ साथ उस वैक्सीन के प्रयोग को बंद करना चाहिए, अन्यथा उस वैक्सीन के कारण जो भी एक तरह से लकवाग्रस्त पोलियो की स्थितियां हैं वह आगे बढ़ सकती हैं। वर्तमान में हमारे सामने नैतिक दुविधा यह है कि वैक्सीन के कारण जो भी लकवाग्रस्त पोलियो की स्थिति बनती है उसको सभी देशों में मान्यता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उसको गैर पोलियो की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी जहां पर आप कहते हैं कि लकवाग्रस्त करने की स्थितियां बन सकती हैं, उसको एक तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। इस आधार पर बहुत सारे देशों में जहां पर टाइप 3 को हटाने के लिए वैक्सीन का जो प्रयोग है वो अभी भी चल रहा है और उस वैक्सीन को समाप्त नहीं किया गया है। तो जब तक हम वैक्सीन के प्रयोग को समाप्त नहीं करेंगे, उस वैक्सीन के कारण होने वाले जो लकवाग्रस्त पोलियो की स्थिति है उसको भी हम नहीं रोक सकते हैं। वर्तमान में इजराइल में वैक्सीन के कारण जो प्रभाव आया और प्रमुख रूप से वहां पर पोलियो के केस देखे गए, वह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि वहां पर केवल 7 बच्चों में लकवाग्रस्त स्थितियां पाई गईं और माना गया कि उनमें टीकाकरण नहीं किया गया था। वाइल्ड पोलियो वायरस 3 के संबंध में हम ध्यान रखें, अगर 1000 बच्चों को इसका संक्रमण होता है तो उसमें से एक बच्चे को लकवाग्रस्त स्थितियां बनती हैं। इजराइल में अगर हम देखें तो 7 बच्चों में लकवाग्रस्त स्थितियां पाई गई हैं। इसका सीधा अर्थ है कि 7000 जो असंक्रमित बच्चे थे उनमें संक्रमण की स्थितियां होंगी। अब अगर हम इजराइल की बात करें तो उसकी आबादी 1 करोड़ से कम है, लेकिन भारत में आबादी अगर हम देखें तो 1400 मिलियन है। इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत में इस तरह का जो प्रभाव है जो इजराइल में देखा गया है, यानी वैक्सीन के प्रभाव से होने वाला जो लकवाग्रस्त पोलियो है, उसकी संभावनाएं प्रकोप के रूप में कम है। लेकिन क्योंकि हमारी आबादी अधिक है, इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर अधिक होने की संभावना बनती है। भारत में टाइप 3 को रोकने के लिए जो वैक्सीन है उसका प्रयोग बंद होना चाहिए, अन्यथा इजराइल जैसा जो मामला है, जो वैक्सीन के कारण संक्रमण की स्थिति है और बच्चों में लकवाग्रस्त स्थितियां बनी है, वह भारत में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें टाइप 3 से संबंधित जो वैक्सीन है उसको वापस लेना चाहिए और मोनोवैलेंट टाइप 1 ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी 3 खुराक बच्चों को देना प्रारंभ करना चाहिए। साथ साथ अगर हम IPV की बात करें, इसके साथ अगर मिलाकर हम देखें, यानी OPV और IPV, इन दोनों को मिलाकर अगर 85 से 90% तक कवरेज हो जाए तो बाद में इन वैक्सीन को जो टाइप 1 से संबंधित है उनको भी वापस ले लिया जाए, जिससे वैक्सीन के कारण होने वाली जो लकवाग्रस्त स्थितियां हैं उसको रोका जा सके। तो इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ। इस आलेख के माध्यम से चर्चा की गई है कि अतिक्रमण को हटाने की जो कार्यवाही है वह कानूनी दायरे में की जानी चाहिए और किसी भी तरह से कानून से अलग हटकर इस पर प्रयास नहीं होने चाहिए। इसी आधार पर प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। अवैध अतिक्रमण की अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से दिल्ली में जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को एक तरह से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके साथ प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी NDMC के द्वारा प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि वह अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम NDMC के इस बयान को देखें तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो 2008-9 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें यह कहा गया है कि शहर में केवल 24% नियोजित कॉलोनियां हैं
और इनके अलावा झुग्गी झोपड़ियां हैं या अनधिकृत कॉलोनियां हैं जो अनौपचारिक और अनियोजित रूप में अलग अलग क्षेत्रों में दिल्ली में बसी हुई हैं। इस आधार पर अगर हम आंकड़ा देखें तो दिल्ली का 76% ऐसा भाग है जो अवैध रूप में है, तो वहां पर हर जगह हमें अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। इस रूप में हम कहें तो एनडीएमसी का ये जो बयान है वो सत्य नहीं है। दिल्ली का जो मसौदा मास्टर प्लान है 2041 का, उसमें भी अनौपचारिक क्षेत्रों को स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि यह दिल्ली की विशेषता है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से कहा गया है कि जब हम अनियोजित क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर उच्च घनत्व मिश्रित उपयोग केंद्र के रूप में है और आवास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और किफायती विकल्प के रूप में यह क्षेत्र एक तरह से कार्य करने की स्थितियां और रहने की स्थितियां उपलब्ध कराते हैं। इस रूप में जो हमारा मास्टर प्लान है दिल्ली का 2041 का, वह भी अनौपचारिक क्षेत्र को स्वीकार करता है। अलग अलग जगह पर जो भी लोगों को एक तरह से अतिक्रमण के माध्यम से बेदखल किया जाता है, तो वहां पर अगर हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से अलग हटकर भी देखें तो जब भी बेदखली की प्रक्रिया होती है, निवासियों को कुछ अधिकार एक तरह से मिलते हैं और वह उनको मिलने चाहिए। जैसा अजय माकन बनाम भारत संघ 2019 के मामले में सकूर बस्ती में इस तरह का जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसके मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें यह कहा गया है कि प्राधिकरण को सर्वेक्षण किए बिना बेदखली नहीं करनी चाहिए और साथ साथ यह भी देखना होता है कि जिन लोगों को आप बेदखल कर रहे हैं, आप पर्याप्त रूप में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करें। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी बात करें तो शहर का जो अधिकार है, पर्याप्त आवास का अधिकार है, उस विचार को भी अगर लागू किया जाए तो शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर आवास का अधिकार उनको एक तरह से बनता है और जबरन अघोषित रूप में किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी जगह से बेदखल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अतिक्रमण की स्थितियां ही क्यों ना बनती हों। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुदामा सिंह बनाम दिल्ली सरकार 2010 के मामले में कहा था कि राज्य को किसी भी बेदखली से पहले निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और इस प्रक्रिया में प्रमुख रूप से दिल्ली स्लम और जे पुनर्वास और पुनर्वास नीति 2015, इसके आधार पर प्रमुख रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी एक तरह से आप अतिक्रमण या बेदखल की स्थितियां कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा अजय माकन के मामले में दक्षिण अफ्रीका में न्यायालय का एक जो निर्णय आया था उसको भी आधार बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के अगर हम इस मामले की बात करें तो 51 ओलोबिया रोड बेरिया टाउनशिप बनाम सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग का मामला था, जहां पर दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने यह माना कि सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रभावित समूहों के साथ सार्थक और अच्छे विश्वास में संलग्न होना चाहिए और न्यायालय ने समझौते की सुविधा प्रदान करते हुए कहा, अगर आप व्यक्तियों को किफायती और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करते हैं तो जो भी एक तरह से टाउनशिप की परियोजना है उसका आप पालन कर सकते हैं और जो भी लोग बेदखल किए जाएंगे उनके पुनर्वास को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ध्यान रखें, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 और साथ साथ दिल्ली विकास अधिनियम 1957 किसी भी प्राधिकरण को बिना अग्रिम सूचना के किसी स्थायी भवन को गिराने की अनुमति नहीं देता है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 343 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर निगम किसी भी इमारत को गिराने का आदेश तब तक नहीं दे सकता है जब तक प्रभावित व्यक्ति को इसके संबंध में कोई नोटिस न दिया गया हो कि उसके खिलाफ ऐसा आदेश क्यों न जारी किया जाए। तो यह भी स्थिति दिखाता है कि बिना किसी नोटिस के आप इस तरह से अतिक्रमण को नहीं हटा सकते हैं, जैसा दिल्ली में जहांगीरपुरी के क्षेत्र में किया गया है। वर्तमान में दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया, उससे बुलडोजर राज्य की जो स्थिति है वो एक तरह से बनती है और यह स्थिति सही नहीं है, क्योंकि जहांगीरपुरी में जो भी सांप्रदायिक स्थितियां एक तरह से अनियंत्रित हुई और जो भी कथित दोषी थे उनके घरों और दुकानों को तोड़ना, यह एक तरह से बुलडोजर राज्य की स्थापना को दिखाता है और यहाँ पर एक प्रतिशोधपूर्ण बहुसंख्यक न्याय की स्थिति बनती है जो भारत जैसे विविधता वाले देश में सही नहीं है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए और एक तरह से दोनों पक्ष अपने सबूत प्रस्तुत करें और अंतिम रूप में जो भी निर्णय उसके आधार पर एक तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो अतिक्रमण की कार्रवाई की जाए। इस तरह से बिना किसी नोटिस के अचानक अतिक्रमण की कार्रवाई यह संवैधानिक स्थितियों का एक तरह से उल्लंघन दिखता है। यहाँ पर जिस तरह से जहांगीरपुरी के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई, वहां पर न्यायपालिका के बजाय कार्यपालिका ने मनमाने ढंग से अपना काम किया और सामूहिक दंड देने जैसी एक स्थिति बनती है और यह स्थिति भारत में एक तरह से स्वीकार्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान कठोरता से लिया है कि उनके आदेश के बाद भी
अतिक्रमण को हटाने की स्थितियां चलती रही। इसलिए भारत में अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें कानूनी रूप में लाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि कार्यपालिका एक तरफा निर्णय करते हुए किसी भी तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। आज के अंतिम विषय को हम देखते हैं, एड्रेसिंग डिस्कंटेंट, और प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में अभी भी जो असंतोष की स्थिति है उसके संबंध में यहाँ पर आलेख में चर्चा है कि किस तरह से उसको शांत करने का प्रयास हो सकता है। यहाँ पर हम ध्यान रखें, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा समाप्त किया गया था, उसके बाद जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए प्रथम बार प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से आर्थिक क्रियाएं और सामाजिक स्थिति जिस तरह से सुधरी है उसके संबंध में प्रमुख रूप से कुछ तथ्य बताए गए हैं। पर्यटन की स्थिति भी काफी मजबूत हुई है, लेकिन अगर हम अन्य पक्षों को देखें तो अभी भी स्थितियां थोड़ी असंतोषजनक दिखती हैं, जहां पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। अगर हम 2020 के अंत में हुए जिला विकास परिषद के चुनाव देखें तो वहां पर गुपकर अलायंस के द्वारा विजय प्राप्त की गई। जो जम्मू कश्मीर की प्रमुख रूप से जो 6 पार्टियां हैं उनका एक तरह से अलायंस है जो समझौते के साथ काम कर रहे हैं। इस गुपकर अलायंस के द्वारा परसीमन अभ्यास का भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि परसीमन के माध्यम से माना यह जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर के जो क्षेत्र हैं वहां पर कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको कमजोर करके जम्मू की जो पार्टियां हैं उनको मजबूत करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो अगर परसीमन में ऐसी स्थिति बनती है तो उसका अभी विरोध किया जा रहा है। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परसीमन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वही एक तरह से सही नहीं होगी। इसीलिए परसीमन के माध्यम से जो भी सीटों को लेकर परिवर्तन किया जा रहा है वह जम्मू और कश्मीर में बराबर की स्थितियों के साथ में होना चाहिए और वहां पर किसी भी पक्ष में झुकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक और मुद्दा महत्वपूर्ण रूप में यहाँ पर अगर हम देखें तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से फिदायीन हमले की एक संभावना यहाँ पर दिख रही थी और उसको सुरक्षा बलों के द्वारा निष्क्रिय किया गया है, यह सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां हैं उनकी मजबूती को अभी भी उतना नहीं दर्शाता है जितना हम चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। सरकार को प्रमुख रूप से राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ अपनी जो पहला वार्ता के रूप में वो बढ़ानी चाहिए। प्रमुख रूप से गुपकर अलायंस के जो भी अलग अलग सदस्य हैं अलग अलग पार्टी के, उनके साथ वार्ताओं को आगे बढ़ाकर कश्मीर घाटी में जो भी असंतोष की स्थितियां उनको एक तरह से समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। तभी आर्थिक और सामाजिक रूप में जम्मू कश्मीर का जो विकास है उसको हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अवैध अतिक्रमण हटाने में भी जीवन के अधिकार और उससे जुड़े आजीविका के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में वर्तमान में जारी अतिक्रमण विरोधी पहल के संबंध में विश्लेषण करें। 250 शब्द 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, वर्तमान में अवैध अतिक्रमण के विभिन्न मामलों की चर्चा करें। प्रमुख रूप से दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को आप यहाँ पर बता सकते हैं। मुख्य भाग, अवैध अतिक्रमण के संबंध में विभिन्न निर्णयों की चर्चा करें। यहाँ पर हम ओल्गा टेलिस, साथ साथ सुदामा सिंह, अजय माकन, इस प्रकार के अलग अलग जो निर्णय हैं उनके संबंध में बता सकते हैं। साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में जो एक निर्णय आया है उसका भी एक तरह से यहाँ पर हवाला दिया जा सकता है। संवैधानिक स्थिति हम बता सकते हैं, जहाँ पर हम अनुच्छेद 21 का उल्लेख करेंगे, जहाँ पर जीवन का अधिकार और उससे आजीविका का अधिकार प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। अतिक्रमण रोकने के उपाय एक तरह से क्या हो सकते हैं, तो जो भी एक तरह से शहरी क्षेत्रों में आवास और रोजगार की जो स्थितियां हैं उनमें एक तरह से सुधार करना पड़ेगा। और जब भी हम अतिक्रमण हटाते हैं तो हमें पुनर्वास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जैसा दक्षिण अफ्रीका में न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया है। तो उस तरह की स्थितियां अगर बनती हैं और सुनिश्चित होती हैं तब अतिक्रमण को हम एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, अवैध अतिक्रमण वाले लोगों के पास भी रोजगार और आवास के बराबर अधिकार हैं, जिसे सुनिश्चित किए बिना अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही गैर कानूनी है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमा विवाद के कारण ऐतिहासिक और सामाजिक हैं। इनके समाधान के लिए आपसी पक्षों का सामंजस्य आवश्यक है। विश्लेषण करें। 150 शब्द 10 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना। भूमिका, वर्तमान असम अरुणाचल प्रदेश विवाद को बताते हुए असम मेघालय समझौते का उदाहरण देना। प्रमुख रूप से यह जो समझौता है यह एक मॉडल के रूप में माना जा रहा है, जिसके आधार पर असम अरुणाचल का जो सीमा विवाद है उसको भी हल किया जा सकता है। मुख्य भाग, सीमा विवाद का कारण, जिसमें आप ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं वो आप बता सकते हैं। 1951 का जो प्रमुख रूप से अधिसूचना है उसको बता सकते हैं। हल करने के लिए अलग अलग जो प्रयास किए गए हैं वो आपको बताने हैं, और प्रमुख रूप से क्या समस्याएं रही हैं जिस कारण से विवाद नहीं हल हो पाया है वो भी आपको बताना है। अंत में भविष्य के प्रयास, यहाँ पर आप असम मेघालय का जो मॉडल है वो बता सकते हैं। साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में जिस तरह से एक पार्टी की सरकार है और वही पार्टी
केंद्र में भी सत्ता में है। इस तथ्य को बताकर भी आप जो समस्या है उसके समाधान की स्थितियां बन रही हैं वह बता सकते हैं। निष्कर्ष, सीमा विवाद के समाधान उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति की स्थापना के साथ विकास को स्थापित करेगा। यह हमारा 25 अप्रैल 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।